हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आसान तरीका और एक बेहतरीन परिणाम। इस सीरीज़ में आज बात करेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स के सेकंड पार्ट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जी, 20 क्वेश्चंस पूरे फार्माकोथेरेपेटिक्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। देखते चलेंगे 20 MCQs और जितने भी वीडियोस हैं इन्हें रेगुलर बेसिस पर वॉच करते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कर देंगे, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके फ़ोन तक पहुंचते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्या निकल रहा है? सिरोसिस इज मोस्ट एक्यूरेटली डायग्नोस्ड बाय। सिरोसिस क्या होता है? जिसमें लीवर के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। ये मेनली हाईली अगर कोई पर्सन हाई अल्कोहल का कंज्यूमशन कर रहा है, अगर ज़्यादा वो अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है तो उस पर्सन के साथ लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। लीवर उसके डैमेज होने लग जाते हैं, लीवर के सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। हम कैसे लीवर सिरोसिस को कैसे, कौन सा तरीका है जिससे सबसे सटीक तरीके से हम पकड़ सकते हैं, ये बताएंगे जी। आई एग्जामिनेशन मतलब डायरेक्ट आंख से देख के बता सकते हैं, यूरिन टेस्ट के द्वारा देख के बताया जा सकता है, लीवर बायोप्सी कर सकते हैं या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा जी आपके लिए लीवर बायोप्सी टेस्ट। जी हाँ, बायोप्सी टेस्ट मतलब क्या होता है? हम किसी भी पार्ट, ना सिर्फ लीवर की बात करूँ, किसी भी अगर पार्ट का हम बायोप्सी टेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होता है, उसके वहाँ पर छोटा सा टिक लगाएंगे। जैसे मानकर चलिए अगर मेरे हाथ का ही करना है तो यहाँ से कुछ सेल को काट के बाहर निकाल लिया जाएगा, इसे लैब में लेकर जाएंगे, इसे फिर से वहाँ कल्चर मीडिया में इसे रेडी किया जाएगा और वहाँ पर उसके साथ टेस्ट किया जाएगा, उस सैंपल के साथ टेस्ट किया जाएगा। वहाँ पर कंफर्मेशन होगा कि हाँ लीवर सिरोसिस है या नहीं है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट से सैंपल लेंगे, हार्ट के कुछ टिश्यूज कट करके लिए जाएंगे लेबोरेटरी में, उसे कल्चर मीडिया में प्रिपेयर करेंगे, कल्टीवेट करेंगे और वहाँ से पता लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है जी लीवर सिरोसिस का। ये क्लियर करना। अगला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर किस कारण से हो रहा है बताएंगे? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एसिड के प्रोडक्शन के कारण हो रहा है, GERD के कारण हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकोसल डिफेंस के कारण हो रहा है, या इनमें से कोई सा भी नहीं। चलिए जरा सा ये कंफर्म कर लेंगे। अब मैं अगर स्टोमक की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जैसे हम देख लेंगे, ये हो गया हमारा स्टोमक और यहाँ अंदर एसिड नेचर है, पूरा एसिडिक नेचर है। लेकिन इस एसिडिक नेचर से हमारे स्टोमक के लेयर को, हमारे दूसरे ऑर्गन को बचाने के लिए यहाँ पर एक और लेयर है, एक और लेयर का फॉर्मेशन है। ये लेयर क्या कर रहा है? इस एसिड को डायरेक्ट हमारे स्टोमक या दूसरे ऑर्गन से टच होने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर टच होंगे तो उन्हें भी डैमेज कर देगा, क्योंकि यहाँ का कंडीशन बहुत ही हाईली एसिडिक होता है जी, हाईली एसिडिक होता है। ये कौन सा? यही वो पोर्शन है, यही वो लेयर है जो इस एसिड वाले पोर्शन से हमारे स्टोमक को बचा रहा है। ये होता है आपका म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग, ठीक है। अगर यही म्यूकोसल लाइनिंग अगर ये डैमेज हो गया, मानकर चलो इस पोर्शन से, जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मानकर चलिए इस पोर्शन से क्या हो गया, हमारा म्यूकोसल लाइनिंग डैमेज हो गया। डैमेज होने के कारण अब ये जो एसिड है ये डायरेक्ट हमारे स्टोमक को टच करेगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा जलन एहसास होगा हमें। ये हो जाएगा जी आपका पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अल्सर के कारण, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर बोले, अल्सर इसी के कारण होता है जो हमारा म्यूकोसल डिफेंस जो हमें बचाने का काम करे, स्टोमक लाइनिंग, अगर ये डैमेज हो जाता है तो एसिड डायरेक्ट हमारे स्टोमक तक टच करने लग जाता है। ये होता है कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखो, प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम। प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर हमारे ब्लड में लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, इसे हाइपरलिपिडीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये बताएंगे प्राइमरी इसका कंडीशन क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के कारण हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, दोनों ही हो सकते हैं या इनमें से कोई सा भी नहीं। अब देखिए जनरली मैं बात करता हूँ तो आपका हाइपरलिपिडीमिया ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के कारण होता है, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और वो डिपोजिट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। हाँ ये तो होता है, लेकिन एलडीएल आपका सेकेंडरी है, याद रखना, एलडीएल आपका सेकेंडरी है। ये प्राइमरी क्या हो जाएगा जी? जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये मेनली जेनेटिक होता है। अगर मैं बात करता हूँ हाइपरलिपिडीमिया की तो ये जेनेटिक होता है। अगर आपके पेरेंट्स को हुआ है तो कहीं ना कहीं आप में भी वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक समय, अभी तो नहीं, लेकिन एक समय के बाद आपके साथ भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्राइमरी के लिए अपन जेनेटिक में बात करेंगे और सेकेंडरी के लिए जो भी हमारा खाना पीना है, जो भी एलडीएल आ रहे हैं, इन सभी के कारणों के कारण हमें हो सकता है हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। चलो
तो एलडीएल वाली चीज़ों से बचना, जंक फूड वाली चीज़ों से बचते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया में इनमें से कौन सा नहीं होगा, आपको ये बताना है। चलिए अब कैसे करेंगे जी, यहाँ पर एंजाइना बोल रहा है, अगला बोलता है हार्ट अटैक बोलता है, फिर बोलता है पैरालिसिस और उसके बाद हाइपरटेंशन। अगर मैं आपको एक डायग्राम बता दूं तो शायद आपको समझने में इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ हाइपरलिपिडीमिया के लिए। अब देखिएगा हमारा ब्लड यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये हमारा ब्लड वेसल हो गया, यहाँ पर हमारा ब्लड आसानी से फ्लो हो रहा है। हाइपरलिपिडीमिया के कंडीशन में क्या होता है, जो लो डेंसिटी एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो डिपोजिट होने लग जाते हैं, कहाँ पर, आपके ब्लड वेसल्स के किनारों में, इस तरीके से इनके वॉल्स में ये डिपोजिट होने लग जाते हैं। डिपोजिट होने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस है ब्लड फ्लो के लिए जो स्पेस बचा है अब वो छोटा हो गया, नैरो स्पेस हो गया। और नैरो स्पेस हो रहा है मतलब प्रॉपर अमाउंट में हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, जिससे क्या बोलेंगे, एंजाइना। चलिए एंजाइना होता है। फिर अगर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाया तो हार्ट अटैक भी होने के चांसेस हैं, साथ ही साथ हाइपरटेंशन। हाँ जी, क्योंकि अब यहाँ पर स्पेस कम हो गया तो यहाँ जो ब्लड हैं ये इनके वॉल्स में प्रेशर जनरेट करने लगेंगे, नॉर्मल कंडीशन के बजाय अब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हाइपरटेंशन भी हो रहा है। लेकिन पैरालिसिस की बात करो, नहीं जी, पैरालिसिस आप सीएनएस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ ये तो अपन सीवीएस की बात करें, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, लेकिन पैरालिसिस की बात करो तो आपके सेंट्रल नर्वस से रिलेटेड डिजीज आ जाएगा, ये क्लियर कर लेना है ना। पैरालिसिस अलग हो जाएगा जी, नॉट पूछा गया है, आपको नॉट निकालते हुए यहाँ पर चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, अ कंडीशन, क्या बोला है, कंडीशन वेयर स्टोमक कंटेंट फ्लो बैक। ठीक है, जरा सा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलती से पेन इधर चल गया तो आंसर दिख गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर देखो एक कंडीशन है, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, अब आंसर दिख गया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझिए। अ कंडीशन वेयर स्टोमक कंटेंट फ्लो बैक, ठीक है, इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस में यानी हमारे फूड ट्यूब में वापस से हमारे स्टोमक के कंटेंट ऊपर जा रहे हैं, कॉजिंग ट्राउबल सिम्टम्स एंड पॉसिबल डैमेज टू द इसोफेगस। अब जरा सा इसे मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया हमारा इसोफेगस, अब ये हो गया हमारा स्टोमक यहाँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, ये जो हमारा इसोफेगस है, यहाँ पर इसोफेगस कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा स्टोमक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के हिसाब से अंदर, यहाँ स्टोमक के अंदर क्या है जी, स्टोमक के अंदर एसिड है, ठीक है, स्टोमक के अंदर एसिड है। क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भैया अब क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन जहाँ हमारे स्टोमक से एसिड नीचे जाने के बजाय फिर से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, ये वापस से ऊपर जा रहे हैं, इस एरिया से वापस से ऊपर जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे इसोफेगस को पहुँच रहे हैं, और इसोफेगस को अब ये डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारा स्टोमक का भी मैंने बताया स्टोमक लाइनिंग होता है, इसोफेगस में लाइनिंग नहीं होता है, स्टोमक में लाइनिंग होता है, इसलिए स्टोमक एसिड को सह लेता है, इसोफेगस में लाइनिंग नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एसिड मीडियम रहता ही नहीं है। अब जरा बात करना, यहाँ पर है ही नहीं कोई प्रोटेक्शन वाली चीज़, और यहाँ अगर एसिड पहुँचेगा तो ये डैमेज होने लग जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, GERD के नाम से जानेंगे, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या इनमें से कोई सा भी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकला, ये क्यों ऐसा हो रहा है जी, यहाँ पर जो वॉल लगे हुए हैं, ये वॉल मानकर चलिए इस तरीके से बंद हुए हैं, इनका काम होना है बंद होना ताकि नीचे से रिफ्लक्स ना हो सके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इनके जो वॉल्स रहते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, इनके वॉल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से डैमेज हो जाएंगे, और डैमेज होने के कारण अब स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस से एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, एसिड नीचे से ऊपर चले जाता है, इसोफेगस को परेशान करता है, इसोफेगस को डैमेज करता है, ये कहलाएगा आपका GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे। ध्यान रखना एसिड का रिफ्लक्स होता है, ये ध्यान में रखते हुए चलना, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा स्टोमक में। और जी हाँ, इस किताब को अपने पास रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर साबित होगी। एक है थ्योरी किताब और एक है पूरी तरीके से MCQs। जी हाँ, एक साइड से थ्योरी पढ़ना और एक साइड से MCQs करते हुए चलना, ये करोगे तो बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ाई हो जाएगी आपकी। चलो, आपको अमेजॉन में मिल जाएगा, GDC क्लासेस ऐप पर भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा।
अगला देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज इन्वॉल्व इन अस्थमा। अस्थमा में किस तरीके का हाइपर सेंसिटिविटी है? 1 2 3 4। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लेके चलेंगे जी? अस्थमा के लिए होता है टाइप 1। जी हाँ, इसमें IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ये आपका मेन एक्शन मेल रोल यही प्ले करता है। ध्यान में रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे जी आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट यूज्ड इन हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में किसका यूज नहीं करते हैं? फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का यूज किया जाएगा। HMG को रिडक्टेज बोला है, LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर बोला है, या बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स बोला गया है। तो यहाँ पर देखिएगा फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर का यूज करते हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स का भी यूज करते हैं, और HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर का यूज करते हैं। ठीक है, इनहिबिटर, इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली चीज हम यहाँ पर यूज करते हैं, स्टैटिन्स यूज करते हैं। ठीक है, जो HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो हमें इनके इनहिबिट करने वाले ड्रग्स चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? सिर्फ रिडक्टेज, इनहिबिटर नहीं बोला है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके इनहिबिटर यूज करते हैं, करेक्ट आंसर निकल जाएगा जी आपका। ये यूज नहीं किया जाता, इनके इनहिबिटर यूज करते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर की बात करो, स्टेटिन्स वाले ड्रग, जितने भी ड्रग जिनके लास्ट में स्टेटिन लगा है वो सभी आ जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। CHF के नाम से जानते हैं, ऐसा कंडीशन जहां हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है। ठीक है, देखेंगे रिडक्शन इन द हार्ट पंपिंग कैपेसिटी, रिडक्शन इन द हार्ट फिलिंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन द हार्ट पंपिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज इन द हार्ट फिलिंग कैपेसिटी। यहाँ पर बात करो, चलो क्या हो जाएगा जी? ऐसा कंडीशन जहां हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, उसके पंप करने की कैपेसिटी कम हो गई है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि उसके जो कार्डियक मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स उसे बीट करने के लिए, पंप करने के लिए हेल्प कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। ये कंडीशन कहलाता है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। ठीक है, अगर वीक हो गए तो हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, और पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्लड का आउटपुट भी कम हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लो, 9th नंबर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का मेन कॉज क्या होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक है, RBC का कमी हो जाना, ब्लड का कमी हो जाना एनीमिया बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे टू लिटिल स्लीप, कम सो रहे हैं तो इसके कारण एनीमिया हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा शुगर खा रहे तो एनीमिया हो सकता है। टू लिटिल आयरन इन द ब्लड, आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है। फिर बात करते हैं, अगर आप एक्सरे के रेडिएशन में आ गए, एक्सरे रेस के अगर एक्सपोजर में आ गए तो आपका एनीमिया हो सकता है। चलो, एनीमिया किससे होता है जी? खून की कमी से। एनीमिया मतलब खून की कमी, और खून की कमी किससे? खून किससे बनता है जी? ब्लड किससे बनता है? तो इसके लिए हमें आयरन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे इस बात को कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं उन्हें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उन्हें ब्लड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर, तो उस समय उन्हें आयरन की गोली दी जाती है, आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर करेंगे। चलो, यही ब्लड बनाने का काम करता है, क्लियर करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रग ऑफ क्लास रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर में कौन सा नहीं है? नॉट बोला है। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बोल रहे हैं, इनालाप्रिल बोलते हैं, लो सर्टन, कैंडी सर्टन। चलिए यहाँ पर बात करें, जितने सर्टन वाले ड्रग्स हैं वो सब रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर में आ जाते हैं। हाँ, ये भी इनालाप्रिल भी आ गया, ये लो सर्टन आ गया, कैंडी सर्टन आ गया। बट बात करूं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की, नहीं जी, इसे सबक्यूटेनियस इसे लिया जाता है, सबलिंगुअल तरीके से इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका काम रहता है मेनली, ये हमारे जितने वेन्स हैं इन्हें डायलेट करने का काम करता है। वेनोडायलेटर, वैसोडायलेटर का काम आ जाएगा ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ध्यान रखना। चलो, क्लासिफिकेशंस भैया बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, क्या बोलता है? द सब्सटेंस इन द डाइट विच इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने वाला कौन सा पॉइंट है? ऑक्सैलिक एसिड करता है, सिट्रिक एसिड करता है, एनिमल टिश्यू करता है, या विटामिन सी? कौन सा कंपोजिशन है, कौन सा केमिकल है जो हमारे फूड, अगर हमने कुछ खाना खाया तो उसमें अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो आयरन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब हमारा बॉडी आयरन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा इसके प्रेजेंस में।
ये हो जाएगा जी आपका ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान रखना है ना, विटामिन सी नहीं, ये सारी चीजें आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। ऑक्जेलिक एसिड की बात करो तो जी हाँ, इसके प्रेजेंस में दिक्कत हो जाएगा। अगर विटामिन सी की बात करो तो बढ़ता है एसिड, अगर नॉर्मल स्टोमक एसिड कंडीशन है तो भी बढ़ता है। लो बॉडी स्टोर ऑफ आयरन है, ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए चलना। सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये बढ़ाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लैक वाटर फीवर इज ए स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय, ठीक है, मलेरिया। ब्लैक वाटर फीवर ये एक मेन सिम्टम्स है मलेरिया का। अब बताना है मलेरिया किससे हो रहा है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चलिए क्या निकलेगा करेक्ट आंसर जी, मलेरिया कॉज करवाने के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है आपका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हाँ, इसके लिए वेक्टर कौन होता है जो आप तक इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहुंचा रहा है आपके ब्लड तक, ये होता है जी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज, नॉट मेल, ओनली एंड ओनली फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यही आपको मलेरिया कॉज करवा सकता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के जो पार्ट्स हैं, इनके जो माइक्रोब्स हैं, इसे यही कैरी कर सकती है, एक मेल मॉस्किटो कभी भी नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट लाइन ड्रग बताना, साइक्लोसेरिन बोला, लिनेजोलाइड बोल रहा है, पायराजिनामाइड या एमिकासिन। यहां पर आपको कौन सा ट्रिक याद करना है जी, पेरिस का ट्रिक याद करेंगे, PERIS। हाँ, पायराजिनामाइड, इथाम ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पेरिस, ये आपके ये सभी फर्स्ट लाइन ड्रग हैं, और इसके बाद जितने भी आ रहे हैं सब आपको सेकंड लाइन में मिलेगा। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। आपसे पूछा गया फर्स्ट लाइन तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा पायराजिनामाइड, ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। पायराजिनामाइड, इथाम ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पार्किंसन डिजीज की बात करते हैं। पार्किंसन डिजीज, इसमें ब्रेन में किस केमिकल की कमी हो रही है, सेरोटोनिन की हो रही है, गाबा का हो रहा है, डोपामिन का हो रहा है, या नॉरएपिनेफ्रिन का हो रहा है। यहाँ पर बात करेंगे पार्किंसन, जी हाँ, जहाँ डोपामिन, ठीक है, डोपामिन हैप्पी हार्मोन, अगर इसकी कमी होती है हमारे ब्रेन में तब पार्किंसन होने के चांसेस रहते हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। तो डोपामिन को बढ़ाने वाले ड्रग्स हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके ट्रीटमेंट के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग ऑफ क्लास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, फिर से ड्रग क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जी। ड्रग क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं है आपको ये बताते हुए चलना है। ब्यूडेसोनाइड की बात करते हैं, फ्लूटिकासोन की बात करो, बैक्लोमिथासोन की बात करो, या ओमेलिजुमाब की बात करते हैं। चलिए ये सभी निकल गए, ब्यूडेसोनाइड निकल गया, ठीक है, बैक्लोमिथासोन निकल रहा है, फ्लूटिकासोन भी आपके सभी आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। लेकिन ओमेलिजुमाब की बात करो, नहीं जी, ये क्या होगा आपका IgE इनिबिटर, एंटी IgE इनिबिटर, ठीक है, एंटी IgE एंटीबॉडी इसको इनिबिट करने वाली है आपके ओमेलिजुमाब। यूज किया जाता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। क्लासिफिकेशन देख लो, एंटी IgE एंटीबॉडी, ठीक है, या IgE एंटीबॉडी के इनिबिटर के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटोएसिडोसिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कब प्रेजेंट होता है कीटोएसिडोसिस बताना। टाइप 1 डायबिटीज में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, डायबिटीज इंसिपिडस में होता है, या फिनाइल कीटोनूरिया में होगा। यहाँ पर आपको बताना है एक ऐसा कंडीशन जहाँ हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। हमारे बॉडीज में क्या हो रहा है जी, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, और हमारे बॉडी का नेचर एसिडिक होते चले जाएगा, ब्लड का pH एसिडिक होता चला जाएगा। ये कहाँ पर होता है आपके टाइप 1 डायबिटीज में। ऐसा कंडीशन जहाँ पर हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल यहाँ से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जितने अमाउंट में हमें इंसुलिन चाहिए उतने अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसे बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और दूसरा क्या होता है टाइप 2, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं, जिसमें इंसुलिन का बराबर प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ रिसेप्टर्स विच आर एक्सेप्टिंग द इंसुलिन टू ट्रीट द डायबिटीज। चलिए ठीक है, और प्रैक्टिस करना है आपको MCQs,
ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, हर एक कदम में आपको हेल्प करने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और उसी पैटर्न में बनाया गया है जैसा आपको एग्जिट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 11 के 11 सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर एड ऑन हैं। आप जाकर इसे अमेजोन से भी देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, जाकर जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकाइनेसिया रिफर्स टू, एकाइनेसिया का मतलब क्या होता है जी, बताते हुए चल रहा है। यहाँ पर लैक ऑफ मूवमेंट हो रहा है, लैक ऑफ मूवमेंट के कारण एकाइनेसिया हो रहा है। लैक ऑफ स्लीप के, स्लीप को बोलेंगे स्लो बॉडी मूवमेंट हो रहा है या स्लो हार्ट रेट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बात करो एकाइनेसिया, काइनेसिया मतलब मूव नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करता हूं मूवमेंट की तो ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो एकाइनेसिया। लैक ऑफ स्लीप क्या हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाता है। स्लो बॉडी मूवमेंट मतलब ब्रेडिकाइनिया, ब्रेडिकाइनिया, ठीक है। और फिर बात करते हैं ब्रेडिकाइनेसिया, ये आ जाएगा आपका स्लो बॉडी मूवमेंट हो गया। अगर बॉडी मूवमेंट बढ़ गया तो टैची हो जाएगा, टैचिकाइनेसिया हो जाएगा। और यहाँ पर स्लो हार्ट रेट की बात करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया, दोनों में ध्यान रखना। ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया मतलब कार्डियक, कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट स्लो हो जाता है, टैचिकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ जाता है। ब्रेडिकाइनेसिया में ब्लड बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है, टैचिकाइनेसिया में बॉडी मूवमेंट बढ़ जाएगा और एकाइनेसिया में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो जाता है। लैक ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ मोशन, एकाइनेसिया आपका आ जाएगा। ये क्लियर करते हुए चलेंगे जी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। WHO रिकमेंडेड अ कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर ट्यूबरकुलोसिस नोन एज, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए कौन से थेरेपी, कौन से स्ट्रेटेजी का यूज किया, DOTS, डॉट्स के नाम से जानते हैं, जीन थेरेपी, सर्जरी या इनमें से कोई सा भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं जी तो डॉट्स आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट आपका निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स DOTS, ये निकलता है ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो। अ लैक ऑफ विच ऑफ दिस विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल लार्ज रेड सेल, रेड ब्लड सेल एंड अ कंडीशन कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब देखिए नॉर्मली आरबीसी इस शेप के होते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई सा एक चीज है जो अगर एब्सेंट रहेगा तो जो डिजायरेबल शेप है उस डिजायरेबल शेप में नहीं बन पाता हमारा आरबीसी, आढ़ा टेढ़ा तिरछा बनता है और इसका यूज हमारी बॉडी नहीं कर पाती। कुल मिलाकर ये जो बने हुए हैं, जो इरेगुलर शेप के जो आरबीसी बने हैं, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं रहते हैं। कौन है वो, बताना मुझे। ऑक्सीजन के कमी से हो रहा है, विटामिन B12 यानी आपका फॉलिक एसिड की कमी से हो रहा है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। B9 और B12 की बात करेंगे, ठीक है। आपको साइनोकोबालामिन और विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ठीक है, इन दोनों की कमी से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से हो रहा है या विटामिन C की कमी से हो रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी, आपका विटामिन B12 की कमी से भी हो रहा है और साथ ही साथ फॉलिक एसिड की कमी से भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर करते हुए चलना मुझे। चलो ठीक है, यहाँ पर जरूर से क्लियर करना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HIV बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ विच सेल, किस सेल को बाइंड करने का काम कर रहा है HIV, ठीक है। आपके ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस जब आते हैं तो उनका अटैक करने का साइट कौन सा रहता है, Y हेल्पर सेल को, T हेल्पर सेल को, K हेल्पर सेल को, या इनमें से कोई सा भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर करते हुए चलेंगे जी, T हेल्पर सेल को बाइंड करने का काम रहता है आपके HIV सेल्स। HIV के जब भी वायरस आएंगे, अटैकिंग एरिया इनका T हेल्पर सेल रहता है, इसलिए जब भी इनका डायग्नोसिस किया जाता है तो अपन CD4 काउंट वहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि अगर HIV के वायरस आए हैं तो ये सबसे पहले हमारे T4 सेल्स को इनहिबिट करेंगे, इन्हें सबसे पहले ये अटैक करते हैं और वहाँ से CD4 काउंट को कम करने लग जाते हैं। CD4 काउंट अगर नॉर्मल कंडीशन से कम हुआ, इट मीन्स ये कन्फर्मेशन है कि पेशेंट के बॉडी में HIV के वायरस हैं, ठीक है। चलिए, इन सभी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, MCQs का प्रैक्टिस करते हुए चलना। ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए MCQs के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।